हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग CLPA कमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट का जो प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट, इसका जो है फर्स्ट चैप्टर, ये वाला जो पोर्शन है प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट। देखो, ये जो CLPA है, CLPA दो पार्ट का है। एक है नंबर 1 CL कमर्शियल लॉ और नंबर 2 है प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट। तो एक्चुअली में ये दो सब्जेक्ट है, जैसे कॉस्ट टैक्स है ना, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, वैसे ये अलग अलग है। कमर्शियल लॉ अलग है, प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट अलग है। ठीक है, बीकॉम में आप लोग ये वाला अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे। ऑडिटिंग तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, दोनों ही जो है थियोरिटिकल पोर्शन है पूरा। स्पेलिंग गलत लिखा है यहाँ पे, काउंसिल का ऑडिटिंग। ठीक है, दोनों ही प्योर थियोरिटिकल क्वेश्चन है सर, मतलब थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। एक भी सम्स, आधा मार्क्स का भी सम्स आप एक्सपेक्ट मत करो। ये वाला टॉपिक से सम्स नहीं आने वाला है, ये टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट जो दो चैप्टर है, अगर आप देखोगे टोटल 4 ही चैप्टर है और पूरा थ्योरी है एकदम इसमें। तो देखिए, पहला जो दो चैप्टर है टोटल 40 मार्क्स का है। पहला जो दो चैप्टर है 1 और 2, ये है कमर्शियल लॉ, और 3 और 4 ये है प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, 1, 2 और 3, 4। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, वाउचिंग, उसके बाद न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग। तो दोनों ही जो है 10-10 मार्क्स का है। अब देखो, वाउचिंग से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग से भी सेम। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से समझो, आप हम तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पे मेरा सजेशन दिया हुआ है, आपको ये पूरा सजेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। और देखिए कितना छोटा सजेशन है, 2 ही पेज वाला है। ठीक है, एंड मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर में ये आपका 2 मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2। ये 2 आपको इतना कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो फिर आपका टेंशन ख़त्म। मॉडल पेपर और मेरा जो दिया हुआ सजेशन है, अगर आप इतना कर लेते हैं बस, और आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसमें से जो हम लोग दिए हैं वही आएगा। बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे हम अपने से बना के लिख देते हैं पूरा, तो मार्क्स नहीं मिलेगा बाबू। अपने से बनाकर नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये कमर्शियल लॉ और ऑडिटिंग वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको बुकिश आंसर थोड़ा लिखना होगा, बुकिश आंसर। ठीक है, अगर आपको सेक्शन याद है तो लिखेंगे तो वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है। सेक्शन याद नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे, उल्टा सीधा नहीं लिख देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वाउचिंग से। विल स्टार्ट विथ वाउचिंग। तो सबसे पहले आप हम लोगों को ये बताइए, वाउचिंग का मतलब क्या होता है। 11 में भी आप लोग का CLPA होगा, ठीक है ना। क्लास 11 में इसका बेसिक डिस्कस हुआ होगा, कमर्शियल लॉ क्या है सर, ऑडिटिंग क्या है सर, है ना। तो CLPA में ऑडिटिंग हम लोग पढ़े होंगे कि हाँ, ये मतलब है ऑडिटिंग का सर, ऑडिटिंग का मतलब ये होता है। अब ऑडिटिंग में एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाउचिंग, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब तो पता है सर, वाउचिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग। अच्छा देख लीजिए टॉपिक में इसमें से क्या क्या है। वाउचिंग, वाउचिंग का डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन वाउचिंग, वाउचर का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब पूरा जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग, क्या मतलब है वाउचिंग का। देखिए, वाउचिंग मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एंट्रीज टू एस्टैब्लिश द अरिथमेटिक एक्यूरेसी
व्हेन ऑडिटर चेक्स द एंट्रीज विथ सम डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड वाउचिंग। वाउचिंग इज द एसिड टेस्ट ऑफ ऑडिट। अब देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में समझाइए सर, नॉर्मल लैंग्वेज में वाउचिंग का क्या मतलब होता है। देखो हमको जैसे कि ये मॉडल पेपर देख रहे हैं ना आप लोग, ये मॉडल पेपर हम लोग का स्कूल में आया था। ये वाला जो मॉडल पेपर कहाँ गया भाई, हाँ ये मॉडल पेपर जो है हम लोग स्कूल में खरीदे, स्कूल वालों को बोले कि मॉडल पेपर जो है क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से रिलीज़ हुआ है, वो मॉडल पेपर सब सब्जेक्ट का हमको चाहिए। तो प्रिंसिपल बोला कि अब हम जाएंगे लाने में, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं सर, आप लेकर आइए ना, ला के हम लोग को बिल सबमिट कर दीजिए, आपको पैसा दे देंगे। तो हम गए बुक खरीदे, बुक खरीद के हम गए, जाकर क्या बोले कि हाँ मेरा जो है 700 रुपया 600 रुपया इतना लगा है। तो लोग हमको पैसा दे दिया। तो क्या हम मुंह से ऐसे बोल दिया 700 600 और दे दिया? नहीं, कैशियर को हम बिल दिए, बिल के साथ वो एक वाउचर बनाया, ठीक है ना, वाउचर, और वो वाउचर में मेरा बिल को अटैच किया, साइन किया, ताकि वो प्रूफ रहे। जब वो अपने बुक ऑफ एंट्री में आप कोई भी रिकॉर्ड लिखते हो, उस रिकॉर्ड का प्रूफ रहता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं वाउचर। और जब ऑडिटर, जब सीए, ऑडिटर, ऑडिट टीम ये चेक करेगा कि यार यहाँ पे तो कैशियर लिख तो दिया, अकाउंटेंट लिख तो दिया है 700 रुपये निषाद सर को दिए, क्या सच में निषाद सर को दिया है कि नहीं दिया, तो वो वाउचर को वेरीफाई करने के लिए हमसे पूछ सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, समझ में है बात। और हम बोल दिए कि हाँ ठीक है दिया है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, वाउचिंग। तो वाउचिंग का मतलब होता है ऑडिटर एंट्रीज को डॉक्यूमेंट के साथ चेक करता है कि आप जो एंट्री किए हैं उस एंट्रीज से रिलेटेड आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और वो जो डॉक्यूमेंट है उसका ट्रूथफुलनेस को वेरीफाई करना कि ये सच का, ये जो निषाद सर जो बिल सबमिट किए सच का है या जाली अपने से बना के पैसा खाने के लिए दे दिए, ठीक है। It tests the truth of the transaction recorded in the books of the account. It acts as an examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authenticity of entries in the books of account. मतलब आप जो रिकॉर्ड किए हैं एंट्रीज, उसका ऑथेंटिसिटी, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको जो है चेक करता है। तो ये हो गया हम लोग का वाउचिंग का डेफिनेशन। अब वाउचिंग का क्या फीचर है, इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। देखो ऑडिटिंग तुम कर रहे हो, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, बुक ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, वेरीफाई करना। वाउचिंग के बिना वो कैसे होगा, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा ये 700 रुपया क्या चीज़ के लिए गया है, आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे। ये चेक करता है ऑथेंटिसिटी, ट्रांजैक्शन सही है या फॉल्स है, फेक है। इट ओनली इंश्योर्स ट्रांजैक्शंस ऑफ रेलिवेंट पीरियड आर रिकॉर्डेड। ये इंश्योर करता है वाउचिंग कि भाई करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, 2 साल पहले जो हो गया है या 3 साल बाद जो होने वाला है वो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। इट कवर्स चेकिंग ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस। इट इज कंसर्न विद चेकिंग द कंप्लायंस। ये चेक करता है कि गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के वक्त। अब वाउचिंग समझ में, तो ये सब जो है इसका क्या है, ये सब इसका फीचर्स है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाउचिंग क्यों किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग है टू इंश्योर कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो हो रहा है बुक्स में वो एक्सेप्टेबल हो, जेन्युइन हो, प्रॉपरली ऑथराइज हो और करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग का वो ये है कि जो वाउचिंग है वो इंश्योर करे कि जितना भी एंट्रीज है वो सब सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स है। मतलब ये नहीं है कि अपना मर्जी से कोई भी एंट्रीज लिख दी है, कुछ भी खर्चा लिख दिए, जितना भी खर्चा लिखा गया है वो सबको सपोर्ट किया गया है डॉक्यूमेंट से। टू सी दैट ऑल ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद द बिजनेस, उसको रिकॉर्ड किया गया है अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। टू इंश्योर कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये नहीं है कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया है, नहीं। और एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, ये सब ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस क्या है वाउचिंग का, वाउचिंग चेक करता है बाय द ऑडिटर, डू द ट्रांजैक्शन टू बी चेक बाय द ऑडिटर डू नॉट टेक प्लेस इन हिज। अब देखो जो ट्रांजैक्शन, अब हम जो किताब लेने गए तो हम ऑडिटर से पूछ के थोड़ी लेने गए, तो जब हम किताब लेने गए, हम जब बिल सबमिट किए उस वक्त ऑडिटर सामने नहीं था। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो ऑडिटर के प्रेजेंस में नहीं हुआ है, ऑडिटर के प्रेजेंस में नहीं हुआ है।
वाउचिंग हेल्प करता है ऑडिटर को वेरीफाई करने में ऑथेंटिसिटी ट्रांजैक्शन का, कि भाई मेरे सामने तो ये ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, बट क्या ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो सही है, ऑथेंटिक है। ऑडिटर ऑब्टेन करता है एविडेंस ताकि ट्रांजैक्शंस का रिलायबिलिटी और जेन्युइननेस चेक कर सके जो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंस, वाउचिंग फॉर्म्स, वाउचिंग जो है वो बेसिस होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड हो रहा है बैलेंस शीट में उसको वेरीफाई करने के लिए, कि भाई हम लिख दिए कि मेरा जो है 20 लाख रुपए का मशीनरी है, तो क्या सच में ये 20 लाख इसका वैल्यू है, या ऐसे बैलेंस शीट को में एसेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए 2 लाख का मशीन को 20 लाख लिख दिया। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एंट्रीज विथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो ऑडिटर को हेल्प करता है एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में। वाउचिंग एसेंशियल है इवन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका अच्छा है, अंदर में सब अकाउंटेंट लोग अच्छा है, फिर भी वाउचिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इट हेल्प्स द ऑडिटर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि जो ट्रांजैक्शंस है जो लिखा गया है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कैरी ऑन किया गया है। ऑडिटर जो है रीजनेबल एश्योरेंस लेता है सब ट्रांजैक्शन से जो एक पर्टिकुलर पीरियड का है और जो भी बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड एविडेंसेस। थ्रू वाउचिंग ऑडिटर डिटरमाइन करता है नॉट जस्ट एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन बट उसका सब्सटैंशियल प्रूफ भी। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, हेल्प्स इन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। अब आते हैं वाउचर। वाउचर का मतलब क्या है? देखो वाउचर जो है ना, तुम लोग देखी होगी, गूगल कर सकती हो। ठीक है, एक ऐसे पीस ऑफ पेपर के तरह रहता है, जैसे तुम लोग का फेसबुक है ना, तुम लोग का फेसबुक, जिसके पास फेसबुक होगा, फेसबुक भी एक तरह का वाउचर ही तो है। आधा काट के रख लिया, आधा तुमको दे दिया, प्रूफ है हाँ भाई पैसा दिया है, इस महीना का इतना दिया है। तो वाउचर एक ऐसे पीस ऑफ पेपर की तरह रहेगा जिसमें सब रिकॉर्ड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वाउचर क्या है? एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि सपोर्ट करता है एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और मैथमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। एग्जाम्पल, तुम लोग का फेसबुक का काउंटर फाइल देखते हो ना, फेसबुक रहता है, फिर बीच से ऐसे किया हुआ रहता है, एक तरफ का फट फट स्टैम्प मारा, एक तरफ का फाड़ के तुम लोग को दे दिया और एक तरफ का रख लिया, तो ये वाउचर ही तो है। क्या है ये? वाउचर ही तो है। अकाउंट पे ही, रिसीट फ्रॉम अकाउंट पे ही, काउंटर फॉइल ऑफ अ रिसीट, सेल्स, परचेज, कैश बिल, बैंक पे स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये सब जो है एक तरह का वाउचर है। वाउचर मतलब क्या? कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। अब तुमसे हम फीस लिए, हम अपना बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना कि हाँ इतना फीस मिला, मेरे पास प्रूफ क्या, इतना ही फीस मिला, ज़्यादा कम नहीं मिला। यही जो तो सर स्लिप है, स्कूल का जो आप लोगों को स्लिप मिला है, फीस बुक, वो वाउचर है। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर बहुत सारा टाइप्स का रहता है सर। एक होता है प्राइमरी वाउचर, एक होता है कोलैटरल और सेकेंडरी वाउचर। प्राइमरी वाउचर का मतलब होता है वाउचर रिटेन, प्राइमरी वाउचर इज रिटेन एविडेंस इन ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रहता है, जैसे कि परचेस इनवॉइस बुक हो गया, कैश मेमो हो गया, कैश स्लिप हो गया। और कोलैटरल और सेकेंडरी वाउचर्स इव एविडेंस इन ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो कॉपीज जो एविडेंस का बनाया जाएगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी वाउचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बुक खरीदो और बिल दे दिए, तो ये जो बिल है ये है प्राइमरी वाउचर। हम बुक खरीदे लेकिन हम बिल नहीं दे पाए, तो वो लोग क्या किया, एक अलग से वाउचर बनाया, बोला अच्छा सर आपको ऊपर भरोसा है, 600-700 रुपये का, तो आप चोरी चमारी नहीं करिएगा। अच्छा बोलिए कितना का बुक है? हम बोल दिया सर 700 रुपये का बुक है। वो लिख देगा बुक वाउचर में 700 रुपया। हम बोलेंगे भाई ट्रैवलिंग में भी खर्चा हुआ, तो बोलेगा अच्छा सर कितना हुआ? बोलिए ट्रैवलिंग, हम बोलेंगे मेरा 200 रुपये ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ। फिर हम बोलेंगे भाई नाश्ता पानी भी किया था, तो बोलेगा अच्छा ठीक है चलिए। रिफ्रेशमेंट, कितना का नाश्ता पानी किया था? बोलेंगे 100 रुपये का किया था। 100 रुपया, बोले ठीक है, राउंड ऑफ कितना हो गया? 1000 रुपया। लीजिए यहाँ साइन कर दीजिए। हम साइन कर दिया, निशात अली, साइन करने के बाद डेट वेट लिख दिया, वो लोग स्टैम्प मारा, बोला हाँ वाउचर हो गया। तो ये जो वाउचर है ये सेकेंडरी वाउचर। क्या है ये? सेकेंडरी वाउचर। और एक हम खुद बिल लाए सर, जो दुकान से खरीदे वो दुकान का बिल लाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वाउचर। ठीक है।
अब देखो, एसेंशियल्स ऑफ वाउचर और पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय द ऑडिटर वाइल वाउचिंग दी वाउचर्स। मतलब जब आप वाउच कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है? पहला, वाउचर्स आर कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड, मतलब वाउचर नंबरिंग किया हुआ, सीरियल ऑर्डर में, डेट वाइज एंट्री किया हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये नहीं कि जुलाई वाला वाउचर को बाद में कर रहे हैं और सितंबर वाला जो वाउचर है उसको पहले एंट्री कर दिए। नहीं, वाउचर्स आर इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के नाम में वाउचर बना हुआ रहना चाहिए, वाउचर सर्टिफाइड रहना चाहिए, करेक्ट बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। मतलब हर कोई तो वाउचर इशू नहीं कर सकते, कोई रहेगा कैशियर, अकाउंटेंट। जैसे कि हम लोग का जो भी वाउचर्स रहता है, हम लोग जो बिल रहते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग जाके अकाउंटेंट को सबमिट नहीं कर सकते, पहले हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल सर को देते हैं, प्रिंसिपल सर जाके साइन करके वो देंगे अकाउंटेंट को, फिर अकाउंटेंट हमको पैसा देगा। द अमाउंट ऑफ ईच वाउचर इज रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर, वर्ड्स और फिगर जैसे चेकबुक में लिखा हुआ रहता है। हर वाउचर में कैश पेमेंट अबव ओवर 5000 बेयर्स अ रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ ₹1। 5000 से ज़्यादा का अगर रहेगा पेमेंट तो रेवेन्यू स्टैम्प में रहेगा, ₹1 का स्टैम्प पेपर में रहेगा, वो पेपर साइन किया हुआ। ऑल्टरेशन अगर वाउचर में रहेगा कुछ अमाउंट तो उसको वापस से साइन करना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। और वाउचर से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए वो ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करेगा। और अगर मिसिंग वाउचर है तो फिर वो लिस्ट बनाए कितना वाउचर मिसिंग है, उसके एक्सप्लेनेशन मांगे। मान लो 200-300 वाउचर है, उसमें से 1-2 तो हरा गया तो ठीक है, कॉमन है भाई। लेकिन 100 वाउचर है जिसमें से 70-80 हराया हुआ है, तब तो नहीं चलेगा, मतलब कुछ घपलाबाजी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इफ एनी वाउचर रिक्वायर्स अ स्पेशल स्क्रूटिनी तो ऑडिटर वो भी कर सकता है। एज फार एज पॉसिबल ऑडिटर कंप्लीट करता है वाउचिंग वर्क एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, एक बार में बैठकर, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सर रूटीन चेकिंग और वाउचिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, रूटीन चेकिंग का मतलब होता है कि डेली ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस पे चेक कर लेना है। वाउचिंग का मतलब होता है, ये एसेंस ऑफ ऑडिटिंग है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड किया गया है। रूटीन चेकिंग में डेली ट्रांजैक्शन जैसे कि कॉस्ट बुक में एंट्री, कैश बुक में एंट्री, लेजर का स्क्रूटिनी, मंथली प्रोविजन जो बन रहा है, ये सब देखना। वेरेज यहाँ पे वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हर ट्रांजैक्शन के पीछे। सिंस इट इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फिक्टिशियस एसेट्स एंड कंपेंसेटिंग एरर। मतलब जो फिक्टिशियस एसेट्स है या कंपेंसेटिंग एरर है, कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, आप लोग 11 में ट्रायल बैलेंस किए होंगे। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब होता है वो एरर जो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश पेड टू क्रेडिटर, इसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ना ही कैश कम हुआ ना ही क्रेडिटर कम हुआ, तो ये ऐसा गलती है जो ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चल रहा है। तो ये सब मिस्टेक जो है समझ में नहीं आएगा डे टू डे रूटीन चेकिंग में, लेकिन ये सब समझ में आ जाएगा किसमें, वाउचिंग में। वाउचिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए भाई, ठीक है ना, लेकिन डेली चेकिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं भी मिल सकता है। अब आते हैं कैश सेल्स। क्या मतलब है सर कैश सेल्स का? What do you mean by cash sales? नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए सर, कैश सेल्स रजिस्टर शुड बी फुली चेक्ड विथ कार्बन कॉपीज ऑफ कैश सेल्स बिल। पर्टिकुलर अटेंशन देना पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट मंथ का अकाउंटिंग ईयर का सेल में। एक डेली कैश बुक बनाना होगा जिसमें डेली कैश समरी रिकॉर्ड किया जाए। ऑडिटर बहुत केयरफुल रहेगा कैश बिल बनाने से रिलेटेड। आर इशूड इवन व्हेन कैश इज नॉट रेज्ड, मतलब कैश में सेल हो रहा है, भले अभी कैश नहीं मिल रहा है, फिर भी कैश बुक में वो रिकॉर्ड कैश मेमो उसका बनाया जाएगा। सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव आइटम शुड बी सब्जेक्ट टू वाउचिंग इन डेप्थ टू गेट एन आइडिया अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए एक कोई भी चीज़ को डेप्थ में पहले चेक करना होगा, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ घपलाबाजी चल रहा है या नहीं चल रहा है। सेल्समैन का समरी, गेट कीपर का एंट्री, ये सबको मिलाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कैशियर का समरी से।
सेल्स कैश सेल्स का बिल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कैश बुक में। वेयर कैश सेल्स बिल्स आर कैंसल्ड ऑल द कॉपीज इंक्लूडिंग ओरिजिनल कॉपीज को भी कैंसिल करना पड़ेगा, शुड बी केप्ट इन रिकॉर्ड। मतलब जो भी सेल्स रिटर्न आ रहा है तो उसको भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कंपनी क्या पॉलिसी फॉलो करता है डिस्काउंट से रिलेटेड वो देखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पॉलिसी रहना चाहिए डिस्काउंट का। अगर सेल जो है कोई सेल्समैन कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा कैश रिकॉर्ड से। अब सेल्स रिटर्न, मान लो कोई सामान लेकर गया वापस कर दिया, तो टोटल सेल्स रिटर्न कितना है जर्नल में उसको भी फाइंड आउट करना होगा पीएल में पुट करने से पहले। एवरी आइटम ऑफ सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट के साथ कस्टमर का साइन रहना चाहिए। गेट कीपर का रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपेयर द एक्सटेंट, अर्लियर कितना था, अर्लियर ईयर सेल्स का और इस रिटर्न का करंट ईयर का आपको उसको चेक करते रहना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न बिगिनिंग में और एट द एंड में कितना है उसको सही से स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। इंक्वायरी करना होगा कि वाइड गैप क्यों है ओरिजिनल ट्रांजैक्शन और रिटर्न ऑफ गुड्स से, अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो। इफ द गुड्स आर रिटर्न फॉर अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी, तो इंक्वायरी बैठाओ कि क्यों इतना क्वालिटी खराब हो रहा है, ठीक है। अब वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट, कैश पेमेंट्स का वाउचिंग कैसे किया जाएगा। पहला कैश पेमेंट ये चेक करना कैश पेमेंट बिजनेस का ही तो है, उसी अकाउंटिंग ईयर का है, राइट पर्सन किया है ना वो पेमेंट, क्या खूब सही से सैंक्शन किया गया है, सही से रिकॉर्ड किया गया, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है ना मेरे पास, वो टैली तो कर रहे हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट से। ये सब के थ्रू आप वाउचिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कैश परचेज। सेम जो कैश सेल्स में जिस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करते थे वेरीफाई करते थे, सेम उसी तरह से कैश परचेज भी होगा। वेरीफाई करना गुड्स इनवर्ड बुक से, कंपेयर करना कैश बुक का एंट्री और कैश मेमोज का एंट्री, चेक करना कि जो अमाउंट है वो डिस्काउंट माइनस करके शो किया जा रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पीछे में लिखा हुआ 1000 रुपया कोई सामान का, आपको मिला है 10% डिस्काउंट 900 में, तो आप चुप से बता दिए देखो ना 1000 रुपये का सामान है, पीछे लिखा हुआ 1000 रुपये। नहीं बाबू, 10% तो डिस्काउंट है, इसको भी तो शो करना होगा ना। उसी तरह अगर डेटर से कुछ पेमेंट मिल रहा है तो उसको कैसे करके वाउच किया जाएगा। सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना होगा कि सही है। तो अनयूज रिसीट बुक उसको अपने कस्टडी में ले लेना होगा। ओरिजिनल कॉपीज़ जितना भी रिसीट है, फॉर्म्स और डुप्लीकेट कॉपीज़ जो है रिसीट बुक का, उसको अपने इंश्योर करना होगा अपने अंडर में रहे। टैली करना होगा डेट को और अमाउंट को कैश बुक का काउंटर फॉइल से। इंश्योर करना कि पेमेंट जो रिसीव किया जा रहा है चेक से उसको कैश बुक में एंटर किया जा रहा है। प्रॉपर स्क्रूटिनी करना होगा कि डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है जो कस्टमर को वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ये डिस्काउंट जो अलाउ किया जा रहा है वो सब इंश्योर कर रहा है कंपनी का पॉलिसी को फॉलो करके किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा बैड डेब्ट से रिलेटेड। ये देखो अभी हम लोग 2 दिन पहले ही चेक कर रहे थे, लगभग अभी भी हम लोग का अराउंड 1 से लेके 1.5 लाख रुपीज़ तक ड्यू है सब स्टूडेंट के पास 11-12 का, ऑफलाइन का। ऑनलाइन का तो पैसे हम लोग पैसा ले लेते। अब इसमें से देखो कितना बैड डेट होगा। मतलब हम लोग का जैसे जहाँ तक हमको लगता है विद एक्सपीरियंस 50K तक का बैड डेट हो जाएगा। मतलब सोचो ये अकाउंटिंग सेशन में 50,000 रुपया बैड डेट। अब अगर मेरा जब वाउचिंग होगा तो जो वाउचर क्या नाम है जो ऑडिटर रहेगा उसको हमको प्रूफ देना होगा कि भाई बैड डेट हुआ है इतना। तो इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है हम तो पूरा का पूरा बोल देंगे पूरा 1.5 लाख रुपया बैड डेट है ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए। तो नहीं, इसको बैड डेट का अमाउंट जो है उसको सही से चेक करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन अगर कोई कर रहा है तो उसको भी आपको कैसे वेरीफाई करोगे, कैलकुलेट करना कि इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट सही से क्रेडिट हुआ है अकाउंट में या नहीं हुआ है, बैंक स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई करना, कार्बन कॉपीज चेक करना, कैश रिसीट्स का, इंश्योर करना कि कोई भी इनकम टैक्स का रूल जो है वायलेट नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। और चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट हुआ हो, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो है मेरा प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप मॉडल पेपर आप लोग के पास हो गई, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है आपको
पढ़ लेना पड़ेगा सही से, ठीक है। जितना भी क्वेश्चंस है ये आपको सही से पढ़ लेना पड़ेगा। इससे 3 क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, एक 3 मार्क्स वाला, एक 5 मार्क्स वाला। सजेशंस आप पढ़ लीजिएगा तो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, एसेंस ऑफ ऑडिटिंग इज वाउचिंग, क्यों ऐसा बोला गया है इसको लिखिए। फिर देखो, डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग, 3 फैक्टर्स जो वाउचिंग से पहले आपको ध्यान रखना है, 3 मार्क्स वाला। ये सब अभी हम लोग पढ़े हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं पढ़े? नो। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग क्या है बताइए। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग वाउचिंग ऑफ कैश कलेक्शंस, ये भी अभी पढ़े हैं, 5 मार्क्स वाला, देख रहे हो। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एंड मेरा ये गारंटी है, आप लोग बिंदास टेंशन मत लीजिए। 2 फीचर्स ऑफ वाउचिंग, डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग, मतलब जो पढ़ा रहे हैं बुक से और जो इंपॉर्टेंस दिया हुआ वो आएगा। कैश मेमो जो है ये एग्जाम्पल है व्हाट टाइप ऑफ वाउचर का, एक्सप्लेन करिए। 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश पेमेंट, बताइए कौन सा 3 डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। 5 फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन वाउचिंग, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग वाउचिंग ऑफ बैंक लोन, अभी हम लोग लास्ट में पढ़े। तो देख रहे हो, यही सब क्वेश्चंस है। आप इसको बना के भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आप ग्रामर एकदम बेकार कर दिए, नहीं बाबू, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस कर दिए। आंसर्स ऑलरेडी बुक में सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लास्ट टॉपिक CLPA का, प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग आज करने वाले हैं। और ये लास्ट टॉपिक किसका है? ये है ब्रांचेज ऑफ ऑडिटिंग का। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे आपका 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आने वाला है। एक 2 मार्क्स वाला, एक 3 मार्क्स वाला, एक 5 मार्क्स वाला, जैसे आ रहा है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आएगा, ठीक है। वाउचिंग वाला होगी और ये वाला जो है न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिट वो भी, ठीक है। सब का आपको ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़ना, वो याद लाइन से दिया होगा। कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब का ऑब्जेक्टिव मतलब मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बस ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बहुत सारा तरह का होता है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग का 4 टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग दिया हुआ है, और भी बहुत सारा होता है। इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है, तो वो सब हम लोग के सिलेबस में यहाँ पे है नहीं। कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट। ये बुक में एक चीज़ बहुत अच्छा है ना, एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन दिया हुआ ऑन स्पॉट। बाकी तुम BSTDU देखो, बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ। कॉस्ट टैक्स में भी लगभग वैसी। CLPA वाला बुक देखे, ये बुक इसी मार्केट में है बहुत कम, हमको तो खुद एंडिंग में आकर ये बुक मिला है। स्टार्टिंग से देख रहे हैं बुक ही अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि CLPA होता भी बहुत कम स्टूडेंट्स का है। मतलब मेरे यहाँ पे ऑनलाइन में लगभग इस बार 238 स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे। आउट ऑफ 238 CLPA सिर्फ 5 स्टूडेंट का था। अब सोचो, आउट ऑफ 238 इनरोलमेंट जो ऑनलाइन में हुआ है, और ऑफलाइन में भी अराउंड, मतलब चलो ऑफलाइन को छोड़ो, ऑफलाइन में तो CLPA क्लासेस ही नहीं होता है, किसी का है ही नहीं। ऑनलाइन में आउट ऑफ 238 फ्रॉम ऑल ओवर बंगाल सिर्फ 5 का CLPA, तो रहता भी कम है, इसीलिए उतना प्रिंट नहीं होता है बुक। बट हाँ, जिसका CLPA है उसके लिए एक स्कोरिंग ऑप्शन है, क्योंकि सोच रहे हो 4 चैप्टर से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। वहाँ पे अगर तुम देखो, इकोनॉमिक्स इज टफ, इकोनॉमिक्स को अकाउंटेंसी से हाई रेट किया जाता है। हम लोग दोनों पढ़े हैं, दोनों पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स टफ है, तुम किसी का भी इकोनॉमिक्स से पूछो, उस हालत बेचारे का ख़राब है। तो यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन है अच्छा स्कोर करने का। एक दिन पहले आदमी पढ़ेगा तो उसका पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल है, बस आपको आंसर राइटिंग, इंग्लिश आपको आना चाहिए। अब आपको इंग्लिश ही नहीं आती, अगर आप बंगाली में लिख रहे हो तो आपको बंगाली या हिंदी, जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसमें आपको लिखना आना चाहिए। अब आप इंग्लिश लिखोगे अजीब टाइप में, या बंगाली आपको लिखने ही नहीं आता, तो फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज समझना बहुत ईजी है, ये उसको लिख दिए, ख़त्म कर।
चलो बात है कॉस्ट ऑडिट। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है सर? कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है थोरो एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय ऑफ द कंपनी बाय अ कॉस्ट ऑडिटर to ensure that they are accurate and follow cost accounting principle, procedures and plan. It is the specific application of auditing principle and procedure in the field of cost accounting. शॉर्ट में अगर बोला जाए, कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब होता है कि जो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट का जो रिकॉर्ड्स लिखा गया है, ठीक है ना, कॉस्ट का जो रिकॉर्ड्स लिखा गया है वो कोई कॉस्ट ऑडिटर, देखो एक तो आप लोग सीए सुने होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कॉस्ट ऑडिटर रहता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कॉस्ट ऑडिटिंग कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। ये चेक करेगा कि ये जो कॉस्टिंग आप लिखे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है ना, प्रोसीड्यूर्स एंड प्लान्स को फॉलो किया गया है ना। कॉस्ट ऑडिट ये इंश्योर करता है कि जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो किया गया है ना। कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शन। नंबर 1, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सच एज एक्यूरेसी ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट डेटा, कॉस्टिंग टेक्निक्स, सब कुछ वेरीफाई करना कि सब कुछ सही है। तो दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू इंश्योर कि वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीड्यूर और ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करें। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, मतलब जो भी फ्रॉड्स एंड पॉसिबल एरर्स या मिसरिप्रेजेंटेशन है उसको फाइंड आउट करना। ये सब जो है 3 बेसिक फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब इसका क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है सर? तो ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है? बिकॉज सर अपना सिलेबस ही में नहीं है। देखो वो हाँ है ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। तो देखो पहला, टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स verifying the accounting entries related to costing records. अकाउंटिंग एंट्रीज कॉस्टिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड जो उसको वेरीफाई करेगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। फाइंड आउट वेदर द कॉस्ट रिकॉर्ड जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है ना। वेरीफाई वेदर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है ना। फाइंड आउट वेदर कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली ड्रॉप किया गया है ना। वेरीफाई द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर, टू वेरीफाई द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर को करेक्टली इनकर किया गया है। फाइंड आउट एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द वेस्टेज, मतलब इनएफिशिएंसी फाइंड आउट करना ताकि वेस्टेज को कम किया जा सके। ओवरऑल वर्किंग कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या हो रहा है चेक करना। वॉल्यूम ऑफ वर्क एक्सटर्नल ऑडिटर का कितना है उसको कम करना, और फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट करना। देखो फ्रॉड्स एंड एरर जो है ना ये सब में रहेगा, याद रखना है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट ऑडिटिंग का जो एडवांटेज है ये मैनेजमेंट को भी होता है, शेयर होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट सबको होता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है? पहला तो है भाई रिलायबल। कॉस्ट ऑडिट ये इंश्योर करता है कि मेरा जो डेटा है वो रिलायबल है, जो मैनेजमेंट के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में। कॉस्ट ऑडिट एक तरह का टूल बन जाता है एरर्स और फ्रॉड्स को और इरेगुलरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। कॉस्ट ऑडिट रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लूप होल्स है उसको बंद करके। कॉस्ट ऑडिट फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है ये वेस्टेज और ये इरेगुलरिटीज़ के पीछे। कॉस्ट ऑडिट इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है कंपेयर करने में एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड रिजल्ट्स के साथ। कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो इनेबल्स कंपैरिजन डिफरेंट यूनिट जो फैक्ट्री का है वो लोग का कॉस्ट बेनिफिट किस तरह से वो लोग उठा रहा है। कॉस्ट ऑडिट एक्सरसाइज करता है मॉरल इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि भाई आपको एफिशिएंट रहना, वेस्टेज ज़्यादा नहीं करना है। कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करना कि कॉस्ट अकाउंट्स को जो है मेंटेन किया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। शेयर होल्डर के लिए क्या फ़ायदे हैं? शेयर होल्डर को एक रिकॉर्ड मिल जाता है परचेज, सेल्स से रिलेटेड, वेजेस एंड ओवरहेड से रिलेटेड। ये
वो लोग टेंशन फ्री रहता है कि वर्क जो है एफिशिएंटली हुआ और इकोनॉमिकली हुआ है। कॉस्ट ऑडिट इनेबल करता है कि शेयर होल्डर डिटरमाइन करे वेदर और नॉट दे आर गेटिंग अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स और नॉट। कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करता है कि ट्रू पिक्चर कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स का आ जाए। इट रिवील्स वेदर द रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। सोसाइटी को क्या बेनिफिट, देखो ये उतना इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई विल टीच यू। कॉस्ट ऑडिट जो है सोसाइटी के क्या फायदे है, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है ताकि कंज्यूमर को मार्केट प्राइस में आर्टिकल मिल सके, कंज्यूमर से ओवर चार्ज ना हो। कॉस्ट ऑडिट इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। प्राइस, सिंस प्राइस इंक्रीज इन इंडस्ट्री अलाउड नहीं है विदाउट जस्टिफिकेशन, तो अगर आप कोई चीज़ का दाम बढ़ाते हो तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतना बढ़ गया है, तो हम क्या करें, हमको तो दाम बढ़ाना ना होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को क्या फायदा है, कॉस्ट ऑडिट असिस्ट करता है टैरिफ बोर्ड इन डिसाइडिंग वेदर टैरिफ मान लो कोई सामान है, जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में आ रहा है कि अमेरिका का जो अब जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इंडिया में आने मांग रहा है ना, बट इंडिया का जो एवरेज पर लीटर मिल्क है वो 50 से 60 रुपये मिलता है। अमेरिका का जो एवरेज पर लीटर मिल्क अगर इंडिया में आ जाएगा वो 30 रुपये में मिलने लगेगा, तो इंडियन फार्मर्स लोग तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, देखेगा भाई ये लोग का तो कॉस्टिंग ही बैठ रहा है 50 रुपया, 60 में बेच रहा है, ये लोग का तो कॉस्टिंग बैठता है 20 रुपये, लोग 30 में बेच देते हैं, तो ये लोग तो कभी 30 में नहीं बेच पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। ऐसे लगाएगा नहीं मोदी, क्योंकि उसको पता है फिर ट्रंप वहाँ से फ़ोन करके एप्स्टीन फाइल एक और रिलीज़ कर देगा, तो टेंशन में आके लगाएगा नहीं। बट हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कॉस्ट ऑडिट से आपको ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना आ रहा है, और अगर कोई बाहर का कॉम्पिटिटर आ रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ बोर्ड टैरिफ डिसाइड करेगा, ताकि मेरा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ये प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे कि फर्टिलाइजर्स जनरली जो एग्रीकल्चर में फार्मर लोग यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट बहुत हाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो उसको बनाने में लग रहा है पर लीटर 1000 रुपया पर केजी, सरकार इसको नहीं फार्मर 1000 में अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो 1000 में तो बना ही रहे, तो वो तो बेचेगा कम से कम 1000-1200 रुपये, 1200-1100 रुपये में। तो सरकार देखेगा यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, फार्मर को देना पड़ेगा, बट 1200 से कम बेच भी नहीं पा रहा है, तो सरकार क्या बोलेगा, चलो ठीक है इसके ऊपर 600 रुपये का सब्सिडी हम लोग दे रहे, फार्मर 600 रुपये अपने पास से दे देगा, जो सेलर है उसके पास 1200 रुपये चला जाएगा। तो सरकार कॉस्ट ऑडिट के वजह से ही उनको पता चलता है कि कौन सा इंडस्ट्री में सब्सिडी देना सही रहेगा। कॉस्ट ऑडिट प्रोवाइड करता है रिलायबल डेटा गवर्नमेंट को, जिसके बेसिस पे बहुत सारा कमोडिटी का प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है गवर्नमेंट को नेसेसरी एक्शंस लिया जाए ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपना एफिशिएंसी। कॉस्ट ऑडिट रिवील करता है फ्रॉड इंटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट्स अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है टैक्स इम्पोज करने में या ड्यूटीज चार्ज करने में फिनिश गुड्स के ऊपर। कॉस्ट ऑडिट फैसिलिटेट्स करता है कि ट्रेड सेटलमेंट जो है, डिस्प्यूट जो है कंपनीज का वो सेटल्ड हो जाए। बट इसका डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेज है, अकाउंटेंट्स एस्टीमेट जो करता है प्राइसेस को वो लास्ट ईयर के प्राइस के ऊपर करता है, लेकिन करेंट वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज हो जाता है। ओनली कवर बिजनेस का कॉस्ट को कवर किया जाता है। ऑडिटर जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता है। मैनिपुलेशंस हो सकता है, फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड दस कोई फिक्स स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है ऑडिटर के पास कॉस्ट ऑडिटिंग को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब है, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि थरल एग्जामिनेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपोनेंट। मतलब जो मैनेजमेंट में लोग हैं
क्या वो उस पोजीशन में रहने के लायक है, क्या उन लोगों के पास वो स्किल, वो कंपिटेंसी, वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को वो लोग संभाल सके। ये चेक करने को ही बोला जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। The audit is implemented to identify problem or significant weakness in the organization, thus providing management with a tool to address and repair the problem area. It is a critical examination, scrutiny and appraisal of various management plans और policies जो बनाया जा रहा है, objectives या फिर procedures जो मैनेजमेंट बना रहा है, इसको ही चेक करना। क्या बोला जाता है इसको? मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जो वाइडली बिजनेस फील्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है, फॉर मोर देन 40 ईयर्स कॉरपोरेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑडिट को यूज किया है एक टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये ऑडिट होता है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट का क्या एबिलिटी है। इट मे बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिव्यू मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी। It is concerned with appraising management accomplishment of organizational goals, planning and functions of organization, adequacy of management decision and action in attaining its objective. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आइडेंटिफाई करना कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है, क्या है, पिन पॉइंट करना कुछ डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स, असिस्ट करना वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स में, हेल्प करना मैनेजमेंट को इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, इंश्योर करना मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा रहा है। एडवांटेजेस क्या है? इट आइडेंटिफाइज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिव्यूज प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स एंड कंट्रोल, it assess performance of each functional area, it also a certain motivational system in the operations of business। ये वेज सजेस्ट करता है, मीन सजेस्ट करता है मैनेजमेंट को गोल्स को अचीव करने के लिए, ये टेस्ट करता है मैनेजमेंट का क्वालिटी, ठीक है, परमिट करता है मोर ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ टोटल मैनेजमेंट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है सर इसका? मैनेजमेंट ऑडिटर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएगा कि उस वक्त ये डिसीजन जो सर्कमस्टेंसेस में लिया गया था ये सही था या गलत था। स्कोप मैनेजमेंट ऑडिट का बहुत वेग है, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं किया जा रहा है। जनरली मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके नहीं किया जा सकेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट ऑडिट से हो सकता है मैनेजमेंट के लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगे। मैनेजमेंट ऑडिट को एक तरह का क्रिटिसिज्म देखा जाता है मैनेजमेंट का कि हमको कोई चेक कर रहा है, ठीक है, तो ये सब उसका डिसएडवांटेजेस है। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या मतलब है सर? परफॉर्मेंस ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल एग्जामिनेशन है एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी का सिस्टम, ऑपरेशंस, प्रोग्राम और एक्टिविटीज का जो कि चेक करना कि वो ऑपरेट कर रहा है इकोनॉमिकली, एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी के साथ या नहीं। परफॉर्मेंस ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जनरली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंश्योर कि एसेट्स को मिस यूटिलाइज तो नहीं किया जा रहा है, टू इनेबल एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज जो राइट क्वालिटी को लोएस्ट प्राइस में हो रहा है, टू सी कि ऑप्टिमम रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है और वेस्टेज कुछ नहीं हो रहा है, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये एक इंसाइट देता है क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये एक आइडिया देता है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और कितना दूर है ऑर्गेनाइजेशन का और कैसे अचीव किया जा सकता है थ्रू प्लान्स एंड बजट। डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशन जो प्लान बजट में और स्टैंडर्ड सेटिंग्स में है वो डिटेक्ट किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट के थ्रू। कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट एरर्स, डिफेक्ट्स और इनकंसिस्टेंसी जो डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में है वो आइडेंटिफाई होगा। परफॉर्मेंस ऑडिट मैनेजमेंट को प्रॉपर एडवाइस देगा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये एक पोस्टमार्टम है, मतलब मरने के बाद तुम पेट फाड़ के देख रहे हो क्यों हुआ, समझ में आ रहा? परफॉर्मेंस खराब हो गई तब आप देख रहे हो, तो इससे जो रिजल्ट आ गया उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आगे जाके ये चीज़ रिपीट ना हो, बट अभी तो जो होने का था वो हो गया, उसमें आप कुछ कर
नहीं सकती है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, इसमें ह्यूज कॉस्ट खर्च होता है जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है बेयर करना। ये एक अनहेल्दी एटमोस्फियर क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि इंप्लॉयज लोग आपस में compete करने लग जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑडिट जो है जनरली ह्यूज गैप शो करता है अकरेंस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स में। तो ये सब उसका डिसएडवांटेज। अब है तो सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का क्या मतलब है सर? सोशल ऑडिट एक सिस्टमैटिक स्टडी है एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज और सोशल परफॉर्मेंस बिजनेस का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। सोशल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। सोसाइटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। टिस्को, टाटा स्टील जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन जो है, ये पहला कंपनी था जो सोशल ऑडिट को अपनाया था। देखो, सोशल ऑडिट जो है ये कंपलसरी नहीं रहता है, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव टू असेस द टाइप ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो कंपनी का हो रहा है लोकल कम्युनिटी के ऊपर, टू मेक अ जजमेंट ऑफ द मटेरियल एंड मॉनिटरी शॉर्टफॉल्स बिटवीन द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द एसेट्स दैट इज अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सोसाइटी, टू प्रोवाइड to make local social service provider and other beneficiaries aware of the need of the community कि community का need क्या है। important information provide करना ताकि overall programs effectively designed हो, enhance किया जा सके community development को। advantages क्या है? train करता है, trains the community ऑन पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग, लोकल प्लानिंग में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। लोकल डेमोक्रेसी को इनकरेज करता है, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। डिसएडवांटेज, गरीब लोगों का जो है, मतलब जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, पिछड़ा हुआ लोग है, उनको बेनिफिट पहुंचाता है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में हेल्प करता है और ह्यूमन रिसोर्स और सोशल कैपिटल डेवलप करता है सोशल ऑडिट। डिसएडवांटेजेस क्या है? सोशल ऑडिट एक प्रोसेस है ऑडिट का जो कि कंपलसरी नहीं है, और जो सोशल ऑडिट है वो डिटरमाइन करता है ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, कि सोशल एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ठीक है। कंडक्टिंग सोशल ऑडिट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोच सकता है ना, भाई मोहल्ला को हमसे क्या बेनिफिट और हमको क्या लेना देना, मेरा काम पैसा कमाने के, हम पैसा कमाएंगे। बहुत सब्जेक्टिव है और ये लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन करता भी नहीं है और सबको इसमें सक्सेस भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं टैक्स ऑडिट। क्या मतलब है सर इसका? अब देखो बहुत सारा टाइप्स ऑफ ऑडिट है, उसमें से एक आता है टैक्स ऑडिट जो कि सेक्शन 44A भी प्रोविजन देता है रिलेटिंग टू द क्लास ऑफ टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। टू फाइंड आउट करना कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो ठीक तो है, वो उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर इन परसुएंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 44(1)(b इज कॉल्ड ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है टैक्स ऑडिट का? देखो, टैक्स ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहता है असर्टेन और रिपोर्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर्म नंबर इतना, मतलब फिलअप करना। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अ प्रॉपर audit of tax purpose would ensure that the books of accounts and other records are properly maintained, that they truly reflect the income of the taxpayer and the जो डिडक्शन दिया जा रहा है वो सही है, ठीक है। हम लोग जो रिटर्न फाइल करवाते हैं एक तरह का, सच ऑडिट हेल्प करेगा चेकिंग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स बिफोर टैक्स अथॉरिटीज दिया जाए ताकि उन लोग का टैक्स जो है असेसिंग ऑफिसर का टाइम जो है वो सेव हो जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सीए जो है पूरा आधा से ज़्यादा काम टैक्स ऑडिट का कर दिया है, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट क्या सब कराएगा? नहीं सर, सब नहीं कराएगा। कौन करवाएगा?
एज पर सेक्शन 44A(b) फॉलोइंग पर्सन को करवाना है। अब पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिसका सेल्स जो है वो साल में 1 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है ना। अ पर्सन कैरिंग हिज प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है जहां पे उसका टोटल ग्रॉस इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर का है। एक एसएससी का जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है फॉर एनी वन ऑफ द 5 असेसमेंट रेलिवेंट ईयर, ठीक है। इफ एन एलिजिबल एसएससी ऑप्ट, मतलब कोई खुद से ही ऑप्ट आउट कर रहा है कि हमको करवाना है तो कर सकता है, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट का इतना डिटेल में आपको ये वाला पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। अब देखो हमको लगता है इसमें से क्या आएगा पता है, ये वाला टॉपिक से है, आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि एग्ज़ाम में जो आपका आएगा कौन सा आएगा, कॉस्ट ऑडिट आएगा। हमको जहाँ तक लगता है ये चैप्टर से एग्ज़ाम में कॉस्ट ऑडिट से क्वेश्चन आएगा। कॉस्ट ऑडिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा आई थिंक, हमको ऐसा लगता है। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट। फिर आते हैं पीछे limitations of performance audit, provision of tax audit carrying a person of profession, 2 areas where cost audit is applicable, advantages of management audit, सभी से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांटेज, लिमिटेशन देख रहे हो, यही सब आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट ऑडिट का, परफॉर्मेंस ऑडिट का। एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट, मतलब अगर आप टैक्स ऑडिट को मतलब स्किप भी कर देते हैं तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑप्शंस है, बट पढ़ लेना है, ऐसे नहीं कि स्किप कर देना है। बट अगर आप कर भी देते हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट इज़ लिटिल बिट टफ कंपैरेटिवली टू अदर्स। तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। इसमें से क्या क्या पढ़ना है देख रहे हो ना, सब मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का CLPA का जो टॉपिक है पूरा वो होता है कंप्लीट, ठीक है ना। ये सब जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, कौन टॉपिक से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कमर्शियल लॉ का लास्ट चैप्टर लॉ ऑफ इंश्योरेंस को कंप्लीट करेंगे। लॉ ऑफ इंश्योरेंस जो है छोटा सा टॉपिक है ये। लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक। इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आएगा, और क्वेश्चन में किस तरह का रहेगा वो भी हम आप लोग को अभी बता देते हैं। तो ये तो आप लोग का पूरा श्योर है कि इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ इंश्योरेंस से। 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 2 करना है, 2 × 3 6। तो इससे कोई भी ना ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक से सब कुछ आपको 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। 3 मार्क्स मतलब 3 पॉइंट पढ़ना है सब। चैप्टर बहुत ही अच्छे है, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। इसका एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, सब कुछ है। फिर लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। एकदम ईजी लैंग्वेज में आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग को पता देखती हो ना, इंश्योरेंस का ऐड आता है कि आपके बाद क्या होगा आपके बीवी बच्चों का, क्या करेंगे वो, अभी लीजिए लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे करके देते हैं ना कि मर गया आदमी जा क्या होगा, तो तुम तो चले गए, हमें फंसा के चले गए। वो औरत बोलती है इसे, उसको ये दुख नहीं है कि हस्बैंड मर गया, उसको दुख है कि बेचारा पैसा नहीं आ रहा। बोलो कैसा कैसे लोग हैं यहाँ पे। तो
होपफुली आप लोग देखे होंगे, ये सब ऐड ऐसा नहीं है कि समथिंग वेरी न्यू कि हम ही देखे आप लोग नहीं देखे, नहीं सब मिलके ही देखे होंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वन पार्टी नोन एज द इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, वो प्रॉमिस करता है अनदर पार्टी को जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योर्ड मतलब पर्सन। इंश्योरर इंश्योर्ड को बोलता है कि तुम हमसे पॉलिसी ले लो, बदले में प्रीमियम दो, और कुछ भी नुकसान अगर हुआ तो हम उसका भरपाई करेंगे, हम उसका भरपाई करेंगे। इसको ही क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। तो देखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी, इसका मतलब है इंश्योरर, अग्रीज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस सफर्ड बाय अनदर पार्टी नोन एज द इंश्योर्ड ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट, को एक अनसर्टेन इवेंट की वजह से, इन रिटर्न ऑफ अ मॉनिटरी कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम। बोला बदले में आपको क्या देना होगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है या एडवांटेजेस? अनसर्टिनिटी रिमूव करता है। भाई मेरा फ़ोन है, चोरी हो गया तो इंश्योरेंस करवा लीजिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस, अभी रिसेंटली में हम करवाए हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों भाई? बीमारी कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। मान लो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, कोई बीमार हो गया, ठीक है, अब उसका बीमारी के पीछे 5 लाख रुपए का खर्चा है। एक मिडिल क्लास फैमिली 5 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ा बात है भाई। मतलब वो जुगाड़ अगर कर भी दिया, इतना उधारी हो जाएगा, उसको चुकाने में 2-3 साल लग जाएगा। इंश्योरेंस ले लिए, अनसर्टिनिटी रिमूव। अब पता है कि यार अगर कोई बीमार पड़ा भी, हेल्थ इंश्योरेंस तो है, लॉस को आपका कवर करवा देता है। मान लो आप स्टॉक को इंश्योरेंस करवा दिया और स्टॉक चोरी हो गया तो आपका इंश्योरेंस किया हुआ लॉस कवर हो गया। ओनली स्मॉल लॉस, मतलब इसके बदले में आपको स्मॉल प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि देखो, हम जो है अभी 7 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, मेरा प्रीमियम है साल का 7,000 रुपये। कितना है? साल का 7,000 रुपया। अब मान लो मेरा अभी एज है 29, ठीक है, हम ऑन एन एवरेज इंसान के 60-65 साल जीते हैं। मान लो हम 70 ईयर्स तक जी गए, 60-70 ईयर्स तक जी गए, बहुत बेस्ट मान लो 40 साल हम जी लिए। तो 40 साल ऑन एन एवरेज हम 7,000 रुपये करके दे रहे हैं। मान लो थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ा भी, मान लो 10,000 रुपये करके, तो 40 साल में अगर हम 10,000 रुपये करके दे रहे हैं तो टोटल हम प्रीमियम कितने भरे? 4 ही लाख तो भरे। इतना साल में, 40 साल में हम कितना भरे? 4 लाख रुपया भरे है सर। और मेरा कवर कितना है? 7 लाख का। ये 40 साल में एक बार भी अगर हम बीमार पड़ गए तो मेरा पूरा पैसा मेकअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम बहुत ही कम रहता है। इंश्योरर को एडवांटेज है ये कि छोटा सा प्रीमियम दो, 1 करोड़ का गोडाउन में माल है, इंश्योरेंस कितना भर रहे हैं? साल का 30,000, 20,000, 50,000। तो 50,000 तो छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर चोरी हो गया, आग लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 1 करोड़ का नुकसान से तो बच जाएंगे। और ये इंश्योरेंस बिजनेस को भी एक्सपैंड करता है ना। अब देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स। इंश्योरर हम आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, वो जो कंपनी जो इंश्योरेंस कर रहा है। इंश्योर्ड या एश्योर्ड का मतलब है तो वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवाया है। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? वो पॉलिसी रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहेगा। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेन इवेंट जिसके वजह से कोई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है जो इन फ्यूचर में हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क या इंश्योरेंस। तो रिस्क या इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्क या इंश्योरेंस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है ना, मतलब लॉस होने का पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब है सर? प्रीमियम का मतलब होता है कि ये जो चीज़ हो रहा है ये फ्री में नहीं हो रहा है, आपको बदले में मंथली या ईयरली एक पेमेंट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। यही मंथली और ईयरली जो पेमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। फिर आते हैं कवर नोट।
और नोट में रिटन एक्नॉलेजमेंट रहेगा, जिसमें प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है, फर्स्ट प्रीमियम रिसीव हुआ है, रेगुलर पॉलिसी जो लेटर ऑन इशू होगा वो सब रहेगा। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर, इंश्योरर का मतलब, इंश्योर्ड का मतलब और प्रीमियम का मतलब, ये 3 चीज़ आप लोगों को याद रख लेना। ठीक है, अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये आँख बंद करके मेरा बात के ऊपर 200% विश्वास कर लो कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आएगा एकदम ऐसा हो नहीं सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस लिख दो, पेपर लीक क्वेश्चन, कि सर बोले हैं कि इंश्योरेंस ऑफ प्रीमियम 220% आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का बोले ना, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा ये टॉपिक से, जिसमें से एक 100% ये रहेगा ही रहेगा, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं रहेगा, 100% ये रहेगा सर। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं इजी में। सबसे पहला है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल जिसके विदाउट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब है? अटमोस्ट गुड फेथ जो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, इसका मतलब होता है कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट मैटर आपका इंश्योरेंस का है उसको आप लोग पूरा तरीके से डिस्क्लोज कर दीजिए, कोई भी चीज़ छुपाइए मत। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे ही इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम डिसाइड करेगा और इसके बेसिस पे ही आपका पॉलिसी इशू होगा या नहीं होगा वो आपको पता चलेगा। अब आप कुछ छुपा लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लिए, ठीक है, अब मेरा थोड़े दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था। अब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लिए और वहाँ पे मेरा जो हेल्थ कंडीशन है, जो थोड़े दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, हम सोचे इसको छुपा लेते हैं। क्यों? अगर बोल देंगे तो प्रीमियम बढ़ा देगा, हो सकता है हमको पॉलिसी ना भी मिले, तो हम चुप से ये बात को अपने तक ही रख लिए। इंश्योरेंस कंपनी तो आके हमको देख रहा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी सोचा हाँ भाई जैसे ये बोला है हट्टा कट्टा है, ठीक है चलो इसका प्रीमियम ये रहेगा, इसको इंश्योरेंस इशू कर दिए। अब कल को 4-5 साल बाद हम बीमार पड़ जाते हैं, क्लेम में डाले, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा, क्या बीमारी है, क्यों हुआ था, इससे पहले कुछ हुआ था क्या। अब इंश्योरेंस कंपनी को पता चला अरे तेरा इंश्योरेंस लेने से पहले तो इसका ये ऑपरेशन हो गया था, जो कि ये तो बताया नहीं हम लोगों को, इसका क्लेम कर दो रिजेक्ट। अभी जो हम 5 साल प्रीमियम भरे, मेरा पैसा हो गया वेस्ट। क्यों? बिकॉज हम ये जो प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, इसको हम फॉलो नहीं किए। तो हमको क्या करना है, हम बता दिए कि हाँ भाई देखिए 2-3 साल पहले मेरे ऑपरेशन हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी पेपर मांगा, उससे रिलेटेड क्या ऑपरेशन हुआ था, हम पेपर सबमिट किए, चेक किया, बोला हाँ चलो ये तो ऑपरेशन था, ठीक हो गया, चलो मामला क्लियर। मेरा जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से बढ़ा हुआ रहा। अब हमको अभी लगता होगा या सब बोलेगा बेवकूफ़ है, क्या दरकार था बताने के इसको। बेवकूफ़ी नहीं है बाबू, ये वाला स्मार्टनेस है। क्यों? हो सकता है मेरा 10-20% प्रीमियम ज़्यादा गया, कल को अगर मेरा कुछ क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है हाँ भाई ये वाला प्रॉब्लम तो इसको पहले ही से था, ये तो डिस्क्लोज कर दिया था, तो मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि हम ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को पढ़े हैं और हमको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ है। मतलब आप जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं उससे रिलेटेड सब सब्जेक्ट मैटर आप बता दो इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर छुपाते हो, बाद में अगर कंपनी को पता चलता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या मतलब है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उसी चीज़ का इंश्योरेंस किया जा सकता है जिस चीज़ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब जिसके रहने से आपको फ़ायदा है और जिसके ना रहने से आपको नुकसान होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक का हम इंश्योरेंस करवा लिए। क्यों? स्टॉक है तो मेरा फ़ायदा है, कल को स्टॉक खराब हो गया, चोरी हो गया तो मेरा नुकसान होगा ना, तो इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है ना? घर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। क्यों भाई? मेरा घर से हमको बेनिफिट है, कल को घर टूट गया, घर में कुछ हो गया तो हमको तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है? फिर आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाए हो उस चीज़ की वजह से नुकसान होगा तो कंपनी आपको कंपेंसेट करेगा। जैसे कि मेरा स्टॉक है, हम उसका फायर इंश्योरेंस करवा के रखे,
लेकिन एक दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ, गोडाउन के अंदर पानी घुस गया और मेरा पूरा स्टॉक खराब हो गया। तो लॉस तो हुआ है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम देगा? नहीं देगा। क्यों? बोलेगा सर आपका जो लॉस हुआ है ये तो बारिश के पानी की वजह से हुआ है, लेकिन आप तो इंश्योरेंस फायर का करवाए थे, फायर इंश्योरेंस करवाए थे। समझ में आया? एंड जितना आपका नुकसान हुआ है उतना ही आपको कंपेंसेट किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या मतलब है? मान लीजिए हम सोचे यार मेरा जो स्टॉक 1 लाख रुपया का है, हम 1-1 लाख रुपया का 10 कंपनी से इंश्योरेंस करवा ले रहे, जब नुकसान होगा तो 200 कंपनी से 1-1 लाख रुपया ले लेंगे, 12 लाख रुपया आगे मेरे पास फ़ायदा हो गया। नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। मतलब आप भले 10 कंपनी से इंश्योरेंस करवा के हो, आपका टोटल नुकसान 1 लाख हुआ है तो 10 मिला के आपको 1 लाख देगा, उल्टा आपको प्रीमियम 10 जगह भरनी पड़ गया। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंसान लाइफ इंश्योरेंस करवाता है 1-1 लाख रुपया का या 10-10 लाख रुपया का 10 जगह, तो जब वो मर गया तो 10 लाख रुपया 10 जगह से उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ इज वैल्यूएबल, प्राइसलेस। लेकिन स्टॉक का, सामान का तो वैल्यू है, तो उसका जितना का नुकसान हुआ है आपको सब मिलाकर उतना ही देगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन क्या मतलब है? डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का मतलब होता है जो चीज़ का आप इंश्योरेंस करवाए हैं, जो चीज़ का इंश्योरेंस आप करवाए हैं, तो उस चीज़ का क्लेम मिलने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? आपका फ़ोन हरा गया, इंश्योरेंस किया हुआ था, आप क्लेम ले लिए, क्लेम मिल गया आपको, 2 महीना बाद फ़ोन भी मिल गया, तो फ़ोन अब इंश्योरेंस कंपनी ले लेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो क्लेम दे दिया ना, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी को हो गया। और सर हमको मेरा फ़ोन वापस चाहिए, तो क्लेम का पैसा वापस करिए। समझ में आया? डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का क्या मतलब है? समझ में आया ना? अच्छा, लॉस मिनिमाइजेशन क्या मतलब है? लॉस मिनिमाइजेशन का, लॉस मिनिमाइजेशन का मतलब होता है, मान लो तुम्हारा फायर इंश्योरेंस किया हुआ है 10 लाख रुपया का, तुम्हारा गोडाउन में स्टॉक है 10 लाख का, आग लग गया, 1 लाख रुपया का माल जल गया, तुमको फ़ोन किया मार्केट से कि भाई जल्दी आइए, आपका दुकान, आपका गोडाउन में आग लग गई है, जल्दी आइए आग बुझाइए। तुम बोले था सलाडा जलने दो, ऐसे भी सब पुराना माल है, अब मेरा तो इंश्योरेंस किया हुआ है। सुबह उठे, सुबह उठ के पता चला कि 1 लाख का माल जला था, लेकिन क्योंकि कोई आग बुझाए नहीं तो पूरा का पूरा 10 लाख का माल जल गया। तुम बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम गए जाके इंश्योरेंस पॉलिसी निकाले और जाके पॉलिसी में क्लेम मार दिया कि भाई आग लगा, 10 लाख रुपए का माल जल गया। इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी किया, अगल बगल आपका जो दुश्मन था, दोस्त, जो दुश्मन अंदर से और ऊपर से दोस्त है, वो लोग बोल दिया अरे यार माल तो 1 ही लाख का जला था, हम लोग फ़ोन किया, बेटा उठा नहीं, बोला जाओ छोड़ दो, रहने दो, इंश्योरेंस किया हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि एक्चुअल में नुकसान 1 ही लाख रुपया का था, इसका नज़रअंदाज करने की वजह से 10 लाख का नुकसान हो गया, तो वो जो क्लेम देगा 1 ही लाख का देगा। बोलेगा ये 9 लाख का नुकसान को रोका जा सकता था, ये 9 लाख का नुकसान को रोका जा सकता था, लेकिन आप कोई स्टेप नहीं लिए, आप बोले इंश्योरेंस तो किया हुआ है, छोड़ो ना, हटाओ, कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लॉस मिनिमाइजेशन, कि आपको नुकसान को अपना कम से कम करना है। आप ये सोच के नुकसान को कम नहीं कर रहे कि इंश्योरेंस किया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना आपके नज़रअंदाज करने की वजह से नुकसान होगा उसका क्लेम नहीं लेगा। फिर कॉजा प्रॉक्सिमा जो मैं एक्सप्लेन किया, कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस किया हुआ है उसी चीज़ से नुकसान होगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदर देन दैट आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं डबल इंश्योरेंस। सर डबल इंश्योरेंस का क्या मतलब है? डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है गेटिंग सेम चीज़ का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर इंश्योरेंस करवाना, इसको बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही फ़ायदेमंद होता है, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी जगह आप डबल इंश्योरेंस करवाइएगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन लग जाएगा। मतलब आपका बाइक है 1 लाख रुपये का, आप 2 जगह 1-1 लाख का अगर इंश्योरेंस करवा भी लिए तो अगर आपका बाइक का चोरी हुआ या नुकसान हुआ तो ये लोग दोनों मिलाकर आपको 1 लाख रुपए देगा, आप प्रीमियम जबकि 2 जगह भरे तो आपका नुकसान हो गया। तो डबल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में ही फायदेमंद है कि अगर कुछ हो गया 1-1 लाख का है तो 1-1 लाख दोनों मिलाकर आपको 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है ना? हम जब स्कूल से पढ़े हुए सेंट सेबेस्टियन, वहाँ पे कॉमर्स के टीचर है, सुदीप्तो नाम है, पूरा नाम नहीं पता, सुदीप्तो सर हम लोग बोलते थे। तो वो और जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि मेरा बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ। क्यों? ना थोड़ा गुस्सा वाला आदमी था, मतलब
स्ट्रिक्ट टीचर था। तो हमको पता है हम इतना गुस्सा वाला आदमी है, कभी हम किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, हमको मार वार दिया तो मेरा फैमिली तो सिक्योर रहेगा ना। तो इसके वजह से बोले मेरा 10-12 इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है बाबू। तो फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस में डबल इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं। तो डबल इंश्योरेंस देखो, मोर देन वन पॉलिसी कैन बी ऑब्टेन्ड अगेंस्ट सेम सब्जेक्ट मैटर। ऑल पॉलिसीज सेम सब्जेक्ट मैटर का रहता है, सब में रिस्क कवर्ड रहता है वो सेम रहता है। रिस्क इन ऑल पॉलिसीज सेम पीरियड के लिए कवर्ड रहता है, सब में इक्वली इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा। पॉलिसी समझ में आ रहा बात। डबल इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिशियल है, जैसे कि हम बताएं। अदर देन लाइफ इंश्योरेंस में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस अलग चीज़ है। री इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से हम समझाते हैं। अब देखो, मैराइन इंश्योरेंस मेनली जो शिप में सामान जाता है एक कंट्री से दूसरा कंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ऑयल का पूरा बैरल भर के आ रहा है। अब टोटल कितना का ऑयल है, उसमें 10,000 करोड़ का ऑयल है। कंपनी इंश्योरेंस करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई 10,000 करोड़ का मेरा तेल जो है ये जा रहा है रशिया से इंडिया, अगर रास्ता में कुछ हो गया समंदर में तो इंश्योरेंस कंपनी हमको देगा। अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन उसको भी अंदर में डर कि बाप रे बाप, अगर कुछ शिप में हुआ तो 10,000 करोड़ हम कहाँ से देंगे, मेरे तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा पूरा। वो क्या किया, इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया और इसको लेकर 10 अलग अलग कंपनी के पास चला गया और सबके साथ प्रीमियम शेयर किया और बोला 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस जो है 10 मिलकर हम लोग देंगे। कभी अगर कुछ हुआ तो 1,000 करोड़ सबको मिलकर देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। मतलब कंपनी दो के पास नहीं की है, कंपनी जो है मतलब इंश्योर्ड जो है पर्सन जो है वो एक ही इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। इंश्योरेंस कंपनी खुद से जाके अलग अलग कंपनी के साथ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ये जनरली मैराइन इंश्योरेंस में देखा जाता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है दो कंपनी के बीच में, ठीक है ना। जब रिस्क बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर रहता है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का, तब जो है री इंश्योरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, मतलब जितना नुकसान हो उतना ही दिया जाएगा। ये इंश्योरर जो अश्योर्ड उसका ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो एक ही कंपनी के साथ रहेगा, ठीक है। देखो री इंश्योरेंस में इंश्योरर कंपनी जाता है, डबल इंश्योरेंस में पर्सन खुद जाके करवाएगा। यहाँ पे कंपनी के साथ एक पर्सन के साथ एक ही कंपनी का डील हो रहा है, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस है, गो थ्रू कर लेंगे। राइट्स ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर का क्या राइट है, पहला राइट टू एसेस द रिस्क। जो कंपनी इंश्योरेंस दे रहा है आपको उसका सबसे पहला राइट है कि वो रिस्क को एसेस करेगा, कितना रिस्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो देखना जो इंसान जिसका एज ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, जो ऑलरेडी पहले से बीमार है उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि रिस्क हाई है ना। तुम लोग अभी यंग हो, 16, 17, 18 साल के हो, तुम लोग अभी लेने जाओगे इंश्योरेंस, तुम लोग को एकदम सस्ता में मिल जाएगा, 3,000, 4,000, 5,000 में मिल जाएगा। वही अगर तुम लोग के मम्मी पापा या दादा दादी जो है 50, 60, 70 के, उन लोग का इंश्योरेंस नहीं जाओ मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत सारा बीमारी हो गया, डायबिटीज़ है, हाइपर टेंशन है, एज इतना ज़्यादा है, बीमार होने का चांसेस ज़्यादा है, तुम लोग का बीमार होने का चांसेस बहुत कम है। तो एसेस जो है रिस्क को एसेस करने का काम रहता है इन लोगों का। राइट टू प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम कितना रहेगा वो लोग डिसाइड करेगा पहले से। क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करने का राइट, ये जो क्लेम मार रहा है सच में बीमार पड़ा है या ऐसे झूठ मूठ कर रहा है। और पॉलिसी कैंसिल करने का भी राइट है। जैसे कि देखो हम अपना 2-3 जगह इंश्योरेंस पॉलिसी पहले लिए, कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि बोला नहीं इसका मेडिकल हिस्ट्री ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है, एक जगह से मिल गया हमको, तो वो लोग का ऊपर है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये हो गया इंश्योरेंस कंपनी का राइट। इंश्योर जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसका क्या राइट है, राइट टू फुल डिस्क्लोजर। भाई पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए, क्या कब कैसे क्या होगा, टाइम में क्लेम मिल जाना चाहिए। नॉमिनी हम अपना चूज करेंगे, अगर हम मर गए तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा। राइट टू पोर्टेबिलिटी, मतलब इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड पर्सन कैन एक्सरसाइज अ राइट टू पोर्ट देयर पॉलिसी टू अनदर इंश्योरर विदाउट लूजिंग द बेनिफिट्स अक्रूड। जो बेनिफिट है उसके साथ, जैसे सिम में होता है ना भाई, हम जियो से जो है एयरटेल में चले गए, एयरटेल से जो है वी में चले गए, पोर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में भी, जैसे कि अभी हम मान लो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ले गया, कल को हमको
पता चला नहीं हमको जो है टाटा का लेना है, तो हम टाटा में स्विच कर सकते हैं. दिस मीन्स द पॉलिसी होल्डर कैन नॉट बी डेटर्ड विद बैड सर्विसेज एंड बी फोर्स टू स्टे देयर फॉर लाइफ. रेदर दे कैन स्विच ओवर टू बेटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट if they so desire. Right to grievance redressal. If the insured for any reason उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ है, तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, आपका कंप्लेन को सुना जाएगा. अब ड्यूटीज ऑफ द इंश्योरर, कंपनी का क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ. बिना मतलब का इंश्योरेंस अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आपको आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है. ड्यूटी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन. पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपको प्रोवाइड करना होगा, एवरीथिंग. अब तो ये भी सिस्टम हो गया ना कि अभी रिसेंटली हम देखे थे, आप जो इंश्योरेंस लेने के वक्त पॉलिसी लेने के वक्त एजेंट से बात करते हैं तो ये वो कॉल रिकॉर्डिंग कंपनी आपका अपलोड कर देता है आपके इसमें, आप कभी भी उसको सुन सकते हैं, जिसमें आप खुद पूरा डिस्क्लोज किए सब कुछ कि हमको ये बीमारी है, ये एवरीथिंग. ड्यूटी टू एक्सेस एंड सेटल क्लेम्स. ड्यूटी टू सेटल ग्रीवेंसेस. अब इंश्योर्ड जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसका क्या ड्यूटी है? भाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, कुछ छुपाओ मत, प्रीमियम टाइम में पे करो, जो भी क्लेम का प्रोसीड्यूर है उसको पूरा फॉलो करो, ठीक है ना, और अपना लॉस को मिनिमाइज करने का कोशिश करो. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. अब देखो मेनली इंश्योरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, GIC जनरल इंश्योरेंस, और एक होता है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. अब जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, ये सब आ जाता है. ठीक है. गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है. लाइफ इंश्योरेंस तो पता ही है हम लोगों को, है ना भाई, लाइफ का इंश्योरेंस. अब ये दो तरह का होता है, एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस. टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिसी भर रहे हैं, 60 साल तक का आपका इंश्योरेंस है, आप प्रीमियम पे करें, अगर 60 साल के अंदर आप मर गए तो आपका जो पैसा है वो आपका जो भी नॉमिनी है उसको मिल जाएगा. अगर आप नहीं मरे, 60 साल क्रॉस कर गए, तो जो भी प्रीमियम आप दिए वो कंपनी का हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा. और मनी बैक गारंटी पॉलिसी में क्या है, 60 साल तक आप पैसा भर रहे हैं, अगर इस दौरान आप मर गए तो आपका बीवी को आपका पैसा मिल जाएगा या जो भी नॉमिनी है. और अगर आप नहीं मरे तो आपका जो भी क्लेम प्रीमियम आप दिए हैं कुछ बढ़ाकर या उतना ही आपको पूरा रिटर्न मिल जाएगा. तो अब तुम बोलोगे सर तो आदमी बेवकूफ़ थोड़ी है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेगा, मनी बैक वाले ही लेगा. बाबू टर्म लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कम रहता है और पॉलिसी वैल्यू ज़्यादा रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल महीना का 1000 रुपया पे करो और आपको 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस मिल जाएगा. और यहाँ पे आपको महीना का 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 करोड़ का मिलेगा. समझ में आ रहा है बात? तो यही डिफरेंस है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए. अच्छा, सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू का क्या मतलब है? सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए बीच में आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस को बंद कर देना है, तो सरेंडर कर सकते हैं, आपका पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है. अगर पॉलिसी में सरेंडर अलाउड है तो आपको मिल जाएगा आपका पैसा, कुछ क्लेम व्लेम डिडक्ट करके. पॉलिसी में आप नॉमिनेट करोगे एक को, आपके बाद कौन आपका नॉमिनी है सब लोगों को पता ही है. अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ सुसाइड. सुसाइड जो है लाइफ इंश्योरेंस में जनरली कवर्ड नहीं होता है. ठीक है ना. सुसाइड कर ले लोगे आप तो नो मनी इज पेबल. नहीं तो ऐसे फिर क्या होगा, कोई भी भाई एक आदमी है बोल दिया हम अब ठीक है मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, अपना बच्चा लोगों ने कुछ कर दे रहे, 100 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिए और जाके सुसाइड कर लिए कि बच्चे लोगों को 100 करोड़ मिल जाएगा. तो ऐसे तो नहीं हो सकेगा ना, सेल्फ मर्डर. A policy issued by the LIC contains a clause regarding suicide. If the policy holder commits suicide, the corporation is not liable for the policy money whether policy holder was sane or not. मतलब इनसेन था, पागल था, अच्छा था, जो भी था, सुसाइड में आपको पैसा नहीं मिलेगा. अब मैराइन इंश्योरेंस ऑलरेडी आपको बता दिया गया है. मैराइन इंश्योरेंस का एक एग्रीमेंट है जहाँ पे इंश्योरर इंश्योर्ड कर रहा है गुड्स को अगेंस्ट मैराइन लॉसेस.
ठीक है ना, कि समंदर में बहुत सारे तरह का रिस्क है ना, वो सब के अगेंस्ट आपको इंश्योर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट, फीचर्स एंड रिक्विजिट्स ऑफ अ मेराइन पॉलिसी। नंबर 1, एसेंशियल एलिमेंट्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेराइन इंश्योरेंस मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। मतलब वही सेम है, एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी, जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस का रहता है, ठीक है ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, गुड फेथ, डिस्क्लोज करना सब कुछ, ये सब। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो है वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज टू इशू सब्जेक्ट मैटर एट एंड फ्रॉम, मतलब कहाँ से कहाँ तक का इंश्योरेंस रहेगा। टाइम पॉलिसी, कितना टाइम तक का इंश्योरेंस रहेगा। वैल्यूड पॉलिसी, कितना वैल्यू का इंश्योरेंस हो रहा है। अनवैल्यूड पॉलिसी मतलब ये ओपन पॉलिसी, इसमें वैल्यू बताया नहीं गया, ठीक है। अब आते हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी लॉस कॉज्ड बाय फायर। फायर से रिलेटेड कोई भी जो लॉस होगा उसके अगेंस्ट आपका इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है ना। फायर का मतलब क्या होता है, सबको पता है। फायर जो है हीट एंड लाइट, बट आइदर ऑफ देम अलोन इज नॉट फायर। जब हीट एंड लाइट, हीट भी रहेगा लाइट भी रहेगा एक साथ, तब उसको फायर माना जाएगा। लाइटनिंग को फायर नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है लाइटनिंग के वजह से कुछ इग्नाइट हो, डैमेज हो, तो फायर पॉलिसी में कवर हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम चीज है। तो देख रहे हो कितना टर्म्स एंड कंडीशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स फायर इंश्योरेंस का सेम है जैसे बाकी सबका है। लेने के वक्त तो बोलते हैं अरे हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन बाबू क्लेम निकलवाना बहुत इसमें मुश्किल है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका मोटरसाइकिल था, बाइक था, तो उसका बहन का शादी था। वो क्या कि ना डेली पार्किंग में बाइक रहता, उस दिन रात हो गया था तो बाइक को अपना बिल्डिंग के नीचे रख के चला गया। सुबह उठा बाइक गायब, कम क्लेम किया, क्लेम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि बोला कि आपका बाइक जो है डेली जहाँ पार्क होता था वहाँ से चोरी नहीं हुआ, आप दूसरा जगह रख के वहाँ से चोरी हुआ, तो क्लेम नहीं मिलेगा। वो बोला ये कौन सा बात हुआ? हाँ यही तो बात है। तो ये सब बताता है? नहीं बताता है। तो इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ईजी होता है इंश्योरेंस लेना, और सबसे टफ क्या होता है पता है? क्लेम लेना। क्लेम लेना मतलब बहुत लोहा का चना चबाने की तरह रहता है। अब मैराइन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच का थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को देख लेना है। मैराइन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो इसमें से क्या 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 सर चांसेस है आने का बता दीजिए। तो बता दिए। एक तो 100% आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन इसमें से करना है ना। एक तो जो हम बता दिए वो तो 102% आएगा ही आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अदर देन दैट कुछ बताते हैं, चलो। और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस तो आएगा ही आएगा। इसमें को डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, इसको आपको कर लेना है। फिर राइट्स ऑफ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड और लाइफ इंश्योरेंस, ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप देखोगे 3 मार्क्स के इसमें देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये रहेगा ही रहेगा। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। फिर एक केस स्टडी दिया हुआ है, 3 ड्यूटीज ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब इंश्योर्ड, जो हम बताए। फिर यहाँ पे देख लीजिए दूसरा मॉडल पेपर में 3 मार्क्स में सेम टाइप का ही रहेगा क्वेश्चन आपका। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड सब्रोगेशन, 100% रहेगा। डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस। फिर एक केस स्टडी दिया हुआ, फीचर्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। मतलब प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा। एक 4 में से जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक तो यही रहेगा, और फिर एक डिफरेंस जो हम बताए वो सब में से कोई एक रहेगा, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम लोगों का कमर्शियल लॉ का टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कमर्शियल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग का पहला चैप्टर। 2 ही चैप्टर है इसमें।
पहला चैप्टर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरा बुक में सबसे हाईएस्ट जो है इसी चैप्टर से मार्क्स जो है वो आने वाला है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 14 मार्क्स। देखो बाकी जो रिमेनिंग 3 चैप्टर है, कमर्शियल लॉ का दूसरा से तो 6 ही है, बाकी ऑडिटिंग का भी 10-10 मार्क्स, मतलब ये अकेला 14 मार्क्स। देखो पास मार्क्स 12 रहता है 40 में से, अगर कोई सिर्फ ये चैप्टर का भी पूरा क्वेश्चन सही करके आएगा तो 14 में 12 मिल जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो अकेला ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा चैप्टर है जो अकेला आपको पास करवा देगा, आप अगर कुछ नहीं भी करोगे तो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे, सर तो बोल दिया और कुछ नहीं भी करोगे तो चल जाओगे। तो भाई जिंदा रहने के लिए एक टाइम का खाना जरूर से हो जाता है, तो तुम लोग एक टाइम का खाते हो, 3-4-5 टाइम दबा के खाते हो ना, पिज़्ज़ा भी खा रहे, बर्गर भी खा रहे, चाउमीन भी खा रहे, तो ये तो नहीं। तो ये बात पकड़ लिए, सर बोले कि यही चैप्टर से हो जाएगा, सर ये भी तो बोले कि जिंदा रहने के लिए एक टाइम का खाना से हो जाएगा, तो खा रहे हो ना दबा के तुम लोग। फिर तो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, तो इसमें 3 मार्क्स वाला कोई नहीं आएगा, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है सर? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है सेक्शन 13A सब सेक्शन ए में बोला गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल whether either to order or bearer, where the word order or bearer appear in on the instruments or not. In the words of Justice Wills, negotiable instrument is one the property in which the acquired by anyone who take it. In short, negotiable instrument एक written document है जो कि creates किया गया है a right in favor of some person and which is freely transferable, जो freely transferable है। Although the act mentions only 3 instruments, 3 इंस्ट्रूमेंट उसमें मेंशन किया गया है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, बट इसमें और भी बहुत सारा चीज़ आ सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी बिल, इंस्ट्रूमेंट जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला, इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, एक आदमी के दूसरे आदमी से कस्टडी में चले जाए, जैसे कि चेक मेरे पास है तो हम आपको दे सकते हैं, अकाउंट्स में क्लास 11 में पढ़े हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो ट्रांसफ़र हो सकता था, जिसको हम लोग बोलते थे एक आदमी को दूसरा आदमी को इंडोर्स कर दिए, इंडोर्स किया जा सकता था। दूसरा, द पर्सन हु ऑब्टेन्स इट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू शुड गेट इट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, तो कोई भी डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए और वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट से इन हिज ओन नेम। द पर्सन हु ऑब्टेन्स इट इन गुड फेथ for value should get it free from all defects and be entitled to recover the money of the instruments on his own name। सेम चीज को रिपीट कर दिया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है प्रॉपर्टी, पोजेसर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है वो उसका ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। जैसे कि चेक मेरे नाम में तो हम उसका ओनर हो गए हैं, वो मेरे प्रॉपर्टी में आ गया है, ठीक है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मियरली गिव पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो, मतलब वो मेरा राइट में आ गया, एसेट हो गया। टाइटल, द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज द होल्डर, मतलब टाइटल उसका है, ही इज द होल्डर। राइट्स, द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन सू इन हिज ओन नेम, अगर डिसऑनर हुआ है तो उसको सू किया जा सकता है। अभी बहुत फेमस चल रहा है, आप लोग अगर देखे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो नाटा सा एक्टर कॉमेडियन जो है यार, नाम याद नहीं आ रहा है, सलमान खान फिर जिसको पता है, जो भूल भुलैया 2 में है, चुप चुप के में है, राजपाल यादव। हाँ, राजपाल यादव जो है वो 5 करोड़ का लोन लिया था, चेक दे रहा, बार बार बाउंस हो जा रहा है, तो क्या हुआ, कोर्ट उसके अगेंस्ट फैसला सुना दिया, जेल जाना पड़ा उसको। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये, इसको आप डिसऑनर होने से केस हो सकता है आपके ऊपर। प्रिजम्पशन, सर्टेन प्रिजम्पशन अप्लाई होता है सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। क्या मतलब है उसका कि वैल्यू रिसीव्ड और सिमिलर एक्सप्रेशंस लिखा हुआ रहेगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाएगा, अब चेक लेके जाओगे, मैच्योरिटी अगर हो गया, डेट है,
उसको मिल जाएगा आपका। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जैसी मेच्योरिटी होगा आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो 3 को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। अदर देन दैट और भी बहुत सारा है। हुंडीज, हुंडीज को बोला जाता है शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट, ड्राफ्ट, सर्कुलर नोट्स, बेरर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे रिसीट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है ना। अब ये सब पढ़ना होगा नहीं सर, पढ़ना आपको 3 ही, आप 3 ही पढ़िए ना। तो चलो अब एक एक करके आते हैं। इसका कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। अच्छा, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी नोट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, जो कि एक बैंक नोट नहीं है, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लिखा हुआ रहता है, साइन किया हुआ रहता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है पे किया जाएगा वो पर्सन को या बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है? नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में लिखा हुआ रहना चाहिए, बोला हुआ सिर्फ ना रहे, रिटन रहे, प्रिंट या इंक से लिखा हुआ रहे, जिसको इजिली ऑल्टर नहीं किया जा सके। इट मस्ट बी सर्टेनली, मतलब क्लियरली स्टेट किया जाए कितना, हाउ मच। जैसे कि मिस्टर बी, आई ओ यू 500, आई एम लाइबल टू पे यू 500, ऐसे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है। द फॉलोइंग विल बी टेकन एज प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉमिस टू पे। आई प्रॉमिस टू पे बी 500, इस तरह का। प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब ये नहीं लगेगा हम उसको देंगे अगर ये करेगा तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन रहे। ओनली लीगल रिक्वायरमेंट है कि इट शुड इंडिकेट द सर्टिनिटी, किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। मेकर, कौन दे रहा है वो भी सर्टेन रहना चाहिए, कौन ले रहा है वो भी सर्टेन, क्लियरली स्टेट होना चाहिए वहां पे। ठीक है। प्रॉमिस टू पे दी मनी एंड मनी ओनली, सिर्फ मनी में ही डील होगा, ये नहीं कि अपना फर्नीचर दे देंगे, ये दे देंगे, वो सब नहीं। अमाउंट सर्टेन, क्लियरली स्टेट किया हुआ है कितना अमाउंट, इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। और अदर फॉर्मेलिटीज जो भी है, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको ये सबको फुलफिल करता हो। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हो गया। अब आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में इन डिटेल पढ़े। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है राइटिंग में, जो कि डेटर से ऑब्टेन्ड करता है सेलर, ठीक है ना, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट पेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 3 मंथ्स। अब इसका भी एसेंशियल कंडीशन जो है वो सेम है प्रॉमिसरी नोट की तरह सर। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई पूरा सर्टेन रहना चाहिए, कितना अमाउंट पेएबल है, कब पेएबल है, स्टैम्प रहना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। अच्छा, फॉरेन बिल्स, फॉरेन बिल इज नॉट एन इनलैंड बिल, मतलब जो कि इंडिया से जनरेट नहीं हुआ है, जो कि बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया। ठीक है। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया और एनी पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये सब फॉरेन बिल में आ जाते हैं। अब देखो टाइम एंड डिमांड बिल। अ बिल पेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं टाइम बिल। डिमांड बिल मतलब अ बिल पेएबल ऑन डिमांड, जब वो लेकर जाएगा तब उसको पे करना है। जैसे कि ट्रेड बिल हो गया, एक सर्टेन ट्रेड के बाद ही उसको पे किया जाएगा। चेक्स, ये सब भी आप लोगों को पता ही है चेक क्या होता है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉ किया गया है ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड एक्सप्रेस टू पेएबल ऑन डिमांड। चेक जो है ये ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक पर्टिकुलर बैंक का रहेगा, पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है। और चेक जो है, ऑल चेक, जितना भी चेक्स है वो सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा, लेकिन सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक की तरह काम नहीं करता है। तो इसमें भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक रहता है ड्रॉअर, मतलब जो वो बिल को बना रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है। ड्रॉई, जिसके ऊपर बन रहा है। एक्सेप्टर, मतलब जिसके ऊपर बन रहा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। पेई, जिसको पैसा मिलने वाला है। इंडोर्सर, क्या मतलब है सर इंडोर्सर का? व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्सर? चलो इसको देखते हैं।
ठीक है। इंडोर्सर, इंडोर्सर का क्या मतलब है सर? इंडोर्सर का मतलब होता है वो पर्सन जो बीआर जिसके पास है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है और वो थर्ड पार्टी को दे रहा है। इंडोर्समेंट क्लास 11 में अकाउंट में था ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि ए के पास बीआर है, ए उसको सी को दे रहा है, तो ए हो गया इंडोर्सर और सी हो गया इंडोर्सी जिसको मिल रहा है। होल्डर मतलब जो लीगली इंटाइटल्ड है उसको होल्ड करने का, जिसके नाम में है। और ड्रॉई मतलब जिसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है। अब पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट कौन कौन रहेगा? वही मेकर, पेई, होल्डर, इंडोर्सर या इंडोर्सी। मेकर मतलब जो ड्रॉ कर रहा है, पेई टू हुम द अमाउंट इज पेएबल, जिसको पे करना है, जिसको मिलेगा। होल्डर ही इज द पेई और द पर्सन टू हुम द नोट माइट हैव बीन इंडोर्स, मतलब जिसको मिल गया, जिसके पास है। इन शॉर्ट मेकर मतलब जिसको पे करना है, पेई जिसको मिलेगा, होल्डर जिसके पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक में भी वही सेम, ड्रॉअर जो कि चेक ड्रॉ कर रहा है, जिसको जो पे करेगा। ड्रॉई, ड्रॉअर्स बैंक जिसके ऊपर चेक ड्रॉ किया गया। पेई जिसको अमाउंट मिलना है। इन होल्डर मतलब जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब होल्डर जो है वो पेई भी हो सकता है, जिसके पास है वही होल्ड करके रखा है। The holder of a negotiable instrument means any person entitled to the possession of the instrument in his own name and to receive or recover the amount due thereon from the parties liable thereto. Holder in due course, any person जिसके पास वैल्यूएबल कंसिडरेशन है becomes the possessor of the negotiable instrument before the amount mentioned in the document becomes payable, मतलब जो होल्ड करके रख रहा है। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ राइट्स दिया हुआ है होल्डर का। पहला राइट टू इन्फोर्स पेमेंट, मतलब आपके पास है तो आपको पेमेंट मिलेगा। राइट टू अज्यूम फ्री एंड क्लियर टाइटल, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स और आपके नाम में है। राइट टू स्यू ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब जब आप प्रेजेंट करिएगा लीगल एक्शन के लिए तो वो क्लेमेबल रहेगा। राइट टू ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज नेगोशिएबल। राइट टू स्यू ऑल पार्टीज जॉइंटली और सीवियरली। राइट टू रिटेन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सब आपके पास रहेगा। अब होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच का डिफरेंस। अ पर्सन बिकम्स होल्डर इवन इफ ही ऑब्टेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ पर्सन बिकम्स एचडीसी ओनली व्हेन ही ऑब्टेन्ड, जब ये ऑब्टेन्ड कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कंसिडरेशन, कुछ पैसा भी हो उसमें, उसको गो थ्रू कर लेना है। अब देखो इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्मूथली ट्रेड को होने देता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कैश ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर देता है, मतलब कैश के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखता है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इज द इंडिकेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का क्या मतलब है? The acceptance of a bill is the indication by the drawee of his assent to the order of the drawer. Section 7 states that an acceptance is the signature of the drawee of a bill who has signed his assent. अब एसेंशियल वैलिड एक्सेप्टेंस का क्या होगा? राइटिंग में रहना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होना चाहिए, डिलीवरी वर्ड राइटिंग की वर्ड एक्सेप्टेड इज इमटेरियल। ओरल एक्सेप्टेंस जो है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक्सेप्टर फॉर ऑनर मतलब थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है
bills of exchange that was dishonored. How the acceptance for honor should be made? A person desiring to accept the bill for honor वो declare करेगा in writing that he accepts under protest the protested bill in honor of the drawer. Rights and liability क्या है acceptor for honor का? ही बाइंड्स हिमसेल्फ, उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर ड्रॉई फेल करता है तो. लाइबिलिटी एक्सेप्टर का रहेगा इन केस ऑफ डिसऑनर, जो भी रिकवरी होगा, लॉसेज होगा, डैमेजेस होगा, वो ड्रॉई से लिया जाएगा. ठीक, जैसे हम बोलते हम लोग है ना, क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस लेते थे बिल डिसऑनर होने में क्लास 11 में अकाउंट्स में, वैसे टाइप का. अब नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाई विच अ थर्ड पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूटेड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू इंटाइटल हिम to the possession of the same and to receive the amount due therein in his own name. According to section 14 of the act, when a promissory note, bills of exchange or check transfer होता है to any person so as to constitute that person the holder thereon. मतलब जो भी होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, टू कंडीशन को फुलफिल करना होगा. एक ट्रांसफ़र होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का एक पर्सन से दूसरा पर्सन में, और ट्रांसफ़र जो है वो सच अ मैनर में होना चाहिए so as to constitute the transferee the holder of the instrument. अब मोड्स ऑफ नेगोशिएशन कैसे ट्रांसफर होगा? थ्रू डिलीवरी, दूसरा थ्रू इंडोर्समेंट, इंडोर्स कर दिया. डिलीवरी मतलब हमको खुद ही मिल रहा है, इंडोर्समेंट मतलब था किसी और का बट वो हमको मेरे फेवर में उसको ट्रांसफर कर दिया है. नेक्स्ट इज असाइनमेंट. क्या मतलब है असाइनमेंट का? बिल्स, नोट्स एंड चेक represented debts as such have been held to be assignable without endorsement. Transfer by assignment takes place जब होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेल करता है अपना राइट कोई दूसरा पार्टी को विदाउट इंडोर्सिंग इट. इसको बोलते हैं असाइनमेंट. और इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक के नाम में वो बिल है जो कि दूसरा को मिल जा रहा है. इंडोर्समेंट का कुछ एसेंशियल्स है. इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर, इट मे बी मेड आइदर बाय द इंडोर्सर बाय merely signing his own name or on the instrument. It must be completed by the delivery of the instrument. It must be an endorsement of the entire bill. पूरा बिल इंडोर्स होगा. ठीक है. अब क्लासेस ऑफ इंडोर्समेंट, ब्लैंक और जनरल, स्पेशल, पार्शियल, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट है. ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? इंडोर्समेंट व्हेन द इंडोर्सी मियरली साइन कर देता है इंस्ट्रूमेंट में और नाम नहीं बताता है कि किसके फेवर में इंडोर्स किया जा रहा है, उसको बोलते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट. ठीक है ना. स्पेशल इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर नहीं है, किसको इंडोर्स किया जा रहा है उसका नाम भी लिखा रहेगा. पार्शियल इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो 10,000 रुपये का बिल है, बोल दिया 5,000 बी को दिया जाएगा, मतलब 5,000 इंडोर्स हुआ, 5,000 मेरे पास ही है. तो ये सब अलग अलग टाइप ऑफ इंडोर्समेंट है. रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, सर्टेन कंडीशन के साथ इंडोर्स किया जा रहा है. ठीक है. कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट मतलब ओपन इंडोर्समेंट है जो कि सम कंडीशन टू हिज ओनर लाइबिलिटी टू द इंडोर्समेंट. अब इफेक्ट्स ऑफ इंडोर्समेंट, to transfer the property in the instrument from the endorser to the endorsee, to vest in the latter the right of further negotiation, a right to sue on the instrument is own name against all other properties. अब कैंसिल हो सकता है इंडोर्समेंट when the holder of negotiable instrument without the consent of the endorser डिस्ट्रॉय करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंडोर्समेंट कैंसिल हो जाएगा. अब देखो ये वाला जो टॉपिक है इसमें से 14 मार्क्स, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा. तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टेट कर चुके हैं आगे भी, कि जितना भी दिया हुआ है 2 मार्क्स वाला, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब मतलब इन शॉर्ट 2 मॉडल पेपर और मेरा जो सजेशन है, ये अगर आप पढ़ लिए पूरा सही से, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. इसीलिए सजेशन हम बहुत पहले ही अपलोड कर दिए थे ताकि आप लोग उसको पढ़ लो. ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच. ये चैप्टर होता है हम लोग का यहीं पे समाप्त.
तो आप लोग सही से राइटिंग को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, ईजिली स्कोरिंग है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, लिख के आना है, अच्छे से भर के आना है पेपर, मार्क्स आपको मिल जाएगा इसमें।